द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समास पर। जैसा कि आप जानते हैं लगभग उत्तर भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समास पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे समास के भेद, उपभेद, उदाहरण, ट्रिकी मेथड के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे समास के भेद। समास के 4 ही भेद होते हैं, ठीक है। कुछ पुस्तकों में आपने 6 भी देखा होगा, लेकिन प्रायः 4 ही होते हैं, ठीक है। जो 2 अन्य हैं वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। तो समास कुल 4 ही होते हैं, जिनमें पहला है अव्ययी भाव, ठीक है। दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व में याद रखिएगा इस तरह से लिखा जाता है द्वंद्व, ठीक है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं द्वंद्व। द्वंद्व नहीं होता है, द्वंद्व होता है, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पर वाह होगा, ठीक है। तो तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष के भेदों में कर्मधारय द्विगु लुप्त कारक चिन्ह जो 6 होते हैं। इसके अलावा अलुक, उपपद, नन्न उपपद है, इनको भी हम देखेंगे, पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें द्वंद्व समास की तो इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अव्ययी भाव को, ठीक है। अव्ययी भाव समास। तो बहुत से अभ्यर्थी इस समास को समझते तो हैं, लेकिन कुछ बातें नहीं समझ पाते हैं, रह जाती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो याद रखिएगा इसकी जो पहचान है, इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद वो होता है प्रधान, वो होता है उपसर्ग, वो होता है अव्ययी, ठीक है। पूर्व पद जो होगा वो प्रधान भी होगा, उपसर्ग भी होगा, अव्यय भी होगा, ठीक है। कोड से इसको याद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं कि पूर्व उप प्रधान, ठीक है। गांव का प्रधान भी होता है, उप प्रधान भी होता है। पूर्व उप प्रधान ने अत्यधिक अव्यय किया, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अवयव, ठीक है। जो अवयव होगा यानी कि आ प्लस व्यय, जिसका व्यय नहीं होता है। तो यहाँ व्यय से क्या मतलब है हिंदी में, इकॉनमी में तो आप जानते हैं व्यय करना या खर्च करना, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है कि इसका रूप नहीं बदलेगा, ठीक है। यानी कि लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होगा। तो जब लिंग वचन में इसका परिवर्तन नहीं होगा तो अवयव को हम क्या कहेंगे, अविकारी भी कह सकते हैं, ठीक है। अविकारी, विकारी और अविकारी शब्द आप जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इस पर भी हम आपको अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। यहाँ पर भी आप संक्षेप में समझ लें, अविकारी शब्द यानी कि आ प्लस विकारी, जिनका रूप या रूप में परिवर्तन नहीं होता है। रूप में परिवर्तन से मतलब है लिंग वचन में परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहते हैं अविकारी, ठीक है। तो जो अविकारी होगा वो अवयव भी होगा, ठीक है। आ प्लस व्यय, आ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब व्यय, खर्च होना। जिसका खर्च नहीं होता, व्यय नहीं होता, तो यहाँ हिंदी में खर्च से मतलब है कि उसका लिंग और वचन में परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण से समझ लीजिए, आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक उदाहरण हम लेते हैं भरपेट, ठीक है। भरपेट, इसमें आप देखिए पेट के आगे जो शब्द है वो है भरपेट, इसी को हम कहते हैं पूर्व पद, ठीक है। पूर्व पद, और ये क्या है, उपसर्ग है। भर क्या है, उपसर्ग है। दूसरा ये क्या है, उपसर्ग के साथ साथ ये प्रधान भी है और अवयव भी है, ठीक है। और पेट क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है। दोनों को हमने समझा अलग अलग शब्द। तो पेट का परिवर्तन हो जाएगा, रूप बदल जाएगा। यदि लिंग वचन बदलना चाहें तो चेंज हो जाता है। तो पेट का वचन जो है क्या हो जाएगा, बहुवचन पेट का पेटों हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो है रूप बदल गया, पेट शब्द का रूप बदल गया, बहुवचन क्या हो गया, पेटों, ठीक है। तो पेट जो है ये शब्द तो क्या निकला, विकारी हो गया, ठीक है। अविकारी नहीं है, विकारी है। लेकिन यदि इसके आगे हम अवयव लगा दें यानी कि उपसर्ग लगा दें, ठीक है, और उपसर्ग क्या है, भर उपसर्ग को लगा दें, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा भरपेट। अब भरपेट का वचन नहीं बदलेगा, जैसे पेट का तो पेटों हो गया, लेकिन भरपेट का आप भरपेटों नहीं कह सकते, ठीक है। इसका बहुवचन नहीं हो सकता।
ठीक है, यही इस अव्ययी भाव की खासियत है और इसी को हम कहते हैं अव्ययी भाव। ठीक है, अब पेट के आगे भर शब्द जो लग गया, जो उपसर्ग लग गया है, तो ये अव्ययी भाव हो जाता है। ठीक है, बस यही आपको समझना था। एक उदाहरण आप और ले लीजिए। ठीक है, हर घड़ी। ठीक है, उर्दू का उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, हर जो है उपसर्ग है ये उर्दू का। ठीक है, ये उपसर्ग है और घड़ी क्या है, ये संज्ञा है। तो घड़ी का बहुवचन क्या हो जाता है, घड़ियों। ठीक है, जब घड़ियों हो गया यानी कि इसका बहुवचन बदला गया, तो फिर ये घड़ी जो है ये क्या हो गया, एक विकारी शब्द हो गया। लेकिन घड़ी के आगे हम हर उपसर्ग लगा दें तो ये हर घड़ी हो जाएगा। हर घड़ी का अब ये रूप परिवर्तन नहीं होगा, बहुवचन नहीं बदलेगा। हर घड़ी का हर घड़ियों हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहना अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, यही है अव्ययी भाव। समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसके बाद आप चाहें एक उदाहरण से और समझ लीजिए, आमरण। ठीक है, आ मरण, तो आ क्या है, उपसर्ग है यहाँ पर। ठीक है, उपसर्ग है, तो मरण। ठीक है, आमरण का आमरणों नहीं होता है, रूप परिवर्तन नहीं होगा, लिंग परिवर्तन भी नहीं होगा। तो अव्ययी भाव में आप बस ये चीज़ याद रखेंगे। इसी तरह से और उदाहरण बहुत सारे हैं, तो प्रायः इसकी पहचान करनी हो तो आप समझ गए होंगे। कुछ शब्द भी हैं जैसे यथा। ठीक है, जैसे यथाशक्ति है ना, प्रति, जैसे प्रतिदिन, दिनम दिनम प्रति, यदि इसका विग्रह करें संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत वाले जो अव्ययी भाव हैं, ठीक है, उनका विग्रह करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का दिनम दिनम प्रति। ठीक है, आ। ठीक है, इस तरह से नी और निह शब्द भी लगे होंगे। ठीक है, ये कुछ शब्द होंगे जो प्रारंभ में होंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान है। पहचान याद रखने की आवश्यकता वैसे आपको नहीं है, बस आपने नियम को समझ लिया। इसके बाद हम अगला देखेंगे, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के भेद ऊपर देख चुके हैं, कर्मधारय, द्विगु, लुप्त कारक चिन्ह, अलुक, उपपद, नन, लुप्पद। ठीक है, तो कर्म कारक में 6 होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो क्रमशः इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो पहले इनका जो कारक चिन्ह होते हैं वो देख लीजिए। कर्म का जो कारक चिन्ह है वो को होता है। ठीक है, करण का से द्वारा होता है। ठीक है, संप्रदान का के लिए होता है और अपादान का जो है ये से होता है, अलग होने के संदर्भ में। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में फ्रॉम आ जाता है अलग होने के योग में, और यहाँ पर से आता है। ठीक है, संबंध की बात करें तो काके की। ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष कारक चिन्ह इसका को होगा। ठीक है, उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे सुखप्रद। ठीक है, सुखप्रद, तो सुखप्रद का यदि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुख को देने वाला। ठीक है, सुख को प्रदान करने वाला, देने वाला। स्वर्गवास, स्वर्ग को वास। परलोक गमन यानी कि परलोक को गमन, तो जब विग्रह करते हैं तो शब्द क्या आ रहा है बीच में, को आ रहा है। ठीक है, कारक चिन्ह को है, तो इसको देख के आप समझ जाएंगे कौन सा यहाँ पर समास है, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसके बाद अगला है करण तत्पुरुष। तो इसका चिन्ह जो है से या द्वारा होगा, जैसे गुण युक्त यानी कि गुणों से युक्त, विद्याहीन, विद्या से हीन। ठीक है, इसके अलावा धन रहित, धन से रहित, तुलसी रचित, बिहारी रचित, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, से या द्वारा शब्द आपने देखा तो आप समझ गए कि यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष है। कर्ण तत्पुरुष का चिन्ह से या द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है संप्रदान, जिसका चिन्ह होता है के लिए, फॉर इंग्लिश में। ठीक है, जैसे रसोई घर, तो रसोई घर, घर किसके लिए, रसोई के लिए, तो रसोई के लिए घर। विग्रह जब करेंगे तो यहाँ पर के लिए शब्द आ गया। पूजा घर, घर किसके लिए, पूजा के लिए, तो पूजा के लिए घर। ठीक है, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ठीक है, हवन कुंड, हवन के लिए कुंड। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद अगला है अपादान। ठीक है, अपादान यानी कि अलग होने के योग में, फ्रॉम हिंदी में से, जैसे जन्मांध, जन्म से अंधा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ठीक है, अब ये ऋण से अलग हो गया, ऋण से मुक्त हो गया। ठीक है, पदच्युत यानी कि पद से च्युत हो गया, अलग हो गया। देश निकाला, देश से निकाला, देश से अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है,
इसके बाद आगे देखते हैं हम संबंध। संबंध तत्पुरुष, तो इसका कारक चिन्ह का के की होता है, ठीक है, का के की, को नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। उदाहरण देख लीजिए, गंगा जल, गंगा जल विग्रह करेंगे तो गंगा का जल, ठीक है। दीनानाथ यानी कि दीनों के नाथ, जलधारा जल की धारा, तो आपने देखा का के की, ठीक है। इस तरह से शब्द होंगे तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक बचता है लास्ट में तत्पुरुष कारक चिन्हों में अधिकरण, तो इसके दो चिन्ह हैं में और पर, ठीक है। उदाहरण के लिए गंगा स्नान यानी कि गंगा में स्नान, ठीक है, में आ गया। जलमग्न यानी कि जल में मग्न। प्रेमासक्त, किस में सक्त, प्रेम में, ठीक है, प्रेम में आसक्त, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। आप बीती, अपने पर बीती, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से यहाँ अधिकरण तत्पुरुष होगा। इसके बाद बात करें अलुक तत्पुरुष की, ठीक है। तो ये क्या होता है, अलुक तत्पुरुष के जिन समस्त पदों में पूर्व पद विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, ठीक है, विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता है, उसी को कहते हैं अलुक समास, ठीक है। पूर्व पद में याद रखिएगा विभक्ति चिन्ह लोप नहीं होता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे विश्वम्भर, विश्वम्भर का जब विग्रह करते हैं तो क्या होता है, विश्व को भरने वाला, ठीक है, विश्व को भरने वाला। तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, इसका लोप नहीं हुआ है। खेचर, आकाश में घूमने वाला, खे माने आकाश होता है, चर माने गमन करने वाला, घूमने वाला, ठीक है। तो आकाश में घूमने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगला है उपपद तत्पुरुष। जब तत्पुरुष पुरुष का दूसरा पद ऐसा होता है जिसका स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है, दूसरा पद ऐसा होगा स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता है, तब उसको उपपद समास कहते हैं, ठीक है, तत्पुरुष के अंतर्गत। उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे जनद है, ठीक है, जनद में जो दूसरा दा है, ठीक है, स्वतंत्र इसका प्रयोग नहीं होता। इसी तरह से यहाँ पर स्थ है, तटस्थ में स्थ, इसका भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उर की बात करें तो उर प्लस गा, ठीक है, तो इसका भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इसी तरह से कृतघ्न में ये है घन, ठीक है, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। इसके बाद अगला है नन्न तत्पुरुष। नन्न मीन्स नो, ठीक है, निगेटिव सेंस में आता है। नन्न को नो से याद रखिएगा, ठीक है, नो या हिंदी में नहीं, ठीक है। तो इसका जो पहला खंड है वो नकारात्मक होगा, निगेटिव होगा। उदाहरण से समझ लीजिए, अनादि, जब अनादि का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आ प्लस नादि। ऐसे ही अन्याय में आ प्लस न्याय, ठीक है। तो आ का मतलब ऊपर भी आप देख चुके हैं, नहीं, और न्याय न्याय, तो न्याय नहीं तो निगेटिव हो गया। इसी तरह से निर्बल, इसी तरह से अपूर्ण जो कि पूर्ण नहीं है, इसी तरह से अनाथ जिनका कोई नाथ नहीं है। तो यहाँ पर नन्न तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। प्रायः प्रारंभ में आ ही लगा होता है, ठीक है, और इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है, आ का मतलब नहीं, ठीक है। जैसे पूर्ण का अपूर्ण हो गया। बहुत सारे विपरीतार्थक शब्द यानी कि अपोजिट शब्द जो है आ लगा करके भी बनाए जाते हैं, आप जानते होंगे। इसके बाद अगला है प्रादि तत्पुरुष। तो ये क्या होता है, प्रादि समास के पहले खंड में उपसर्ग होता है। बहुत ही आसान है, बस इतना याद रखिएगा, इसका जो पहला खंड है उसमें उपसर्ग लगा होगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम प्रादि तत्पुरुष। जैसे प्रदेश, ठीक है, प्रदेश, तो प्रा प्लस देश, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आप ऊपर भी अव्ययी भाव में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी आप सोचेंगे कि सर वहाँ पर भी उपसर्ग लगा हुआ है। तो वहाँ पर बात क्या थी कि उपसर्ग था, शुरू में अवयव था, ठीक है, उसका रूप परिवर्तन नहीं हो सकता था, यानी कि लिंग वचन नहीं परिवर्तन हो सकता था। यहाँ तो प्रदर्शन हो, यहाँ तो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है, देश का देशों हो जाएगा और प्रदेश का भी प्रदेशों हो जाता है। वहाँ पर भर पेट में पेट का तो पेटों हो जाता था, भर पेट का भर पेटों नहीं होता था, ठीक है। इस बात को, इस अंतर को याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रत्यागमन में प्रा लगा हुआ है, ठीक है, प्रतिध्वनि में प्रति है उपसर्ग, अतिक्रम में अति है, ठीक है, और प्रगति में प्र लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से प्रारंभ में पहले खंड में उपसर्ग मिलेगा आपको, ठीक है।
और इसका रूप परिवर्तन, लिंग परिवर्तन तो हो ही जाता है, यदि नहीं होता तो फिर ये अव्ययी भाव हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया? प्रादि तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु जैसा कि इसके नाम में ही आ रहा है। ठीक है, द्वि बहुत ही आसान है, इसको नाम को पकड़ लीजिए। द्वि, द्वि का मतलब दो होता है। ठीक है, और बात करें द्विगु की तो दो गायों का समूह या दो बैलों का समूह। ठीक है, दो बैलों का समूह। ठीक है, या दो गायों का समूह, इसको कहते हैं द्विगु। इसका शाब्दिक अर्थ यदि आप जानना चाहें तो कितना, यहाँ पर इसके नाम में ही आप इसके देख रहे हैं, अर्थ में ही आप समझ रहे हैं, दो, यहाँ पर भी दो है, संख्यावाची है। ठीक है, तो जिसका पूर्व पद संख्यावाची होगा वही होगा द्विगु समास। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तर पद यहाँ पर संज्ञा होता है, जैसे त्रिलोक है, त्रिलोक। ठीक है, त्रि शब्द आ गया, त्रिदोष, त्रिकोण, षट, षट माने 6 होता है, चौराहा। ठीक है, तिराहा, एक तारा। ठीक है, इस तरह के शब्द होंगे तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। बहुत ही आसान है। ठीक है, इसी तरह से पंचवटी भी उदाहरण है। ठीक है, पंचानन भी है। इसके बाद आता है द्वंद्व। द्वंद्व समास, इसकी पहचान है और, या तो और लगा होगा विग्रह करने पर, या फिर अथवा, ये 3 शब्द हैं। पहचान याद रखिएगा, लेकिन हम इसको भेदों के साथ देखेंगे। तो द्वंद्व समास के 3 भेद ऊपर आपको बता चुके हैं, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। तो इतरेतर द्वंद्व की बात करें तो और का लोप होगा इसमें। ठीक है, और जो है वो छुपा होगा इसी में, उसका लोप होगा। और वैकल्पिक द्वंद्व की बात करें तो या अथवा 2 शब्द होंगे इसमें। वैकल्पिक जैसा कि आप जानते हैं, वैकल्पिक यानी कि ऑप्शन, अल्टरनेट, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, या आएगा ही आएगा जैसा कि इसके नाम में भी है। ठीक है, समाहार की बात करें तो पदों के अर्थ के अलावा और भी चीज़ें, उनको भी समाहित करते हुए। ठीक है, समाहार उदाहरण से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे माता पिता, तो माता पिता में आप देख रहे हैं और शब्द का लोप है, छिपा हुआ है इस माता पिता में और, तो विग्रह करने पर क्या होगा? माता और पिता। और इसमें क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व में या अथवा। ठीक है, दोनों में से कोई एक, तो भला बुरा, या तो भला या बुरा। ठीक है, विग्रह करने पर बीच में या आ गया। ठीक है, इसी तरह से बात करें समाहार की तो पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार का एक अन्य अर्थ भी होगा, जैसे धन दौलत। ठीक है, धन दौलत का विग्रह जब करेंगे तो क्या होगा? धन और दौलत नहीं आएगा, धन दौलत में सब कुछ आ जाता है। ठीक है, घर है, खेती है, गाड़ी है, धन है, बैंक में जो अकाउंट है वो भी है। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके पास अमूल्य और वस्तुएं हैं वो सब भी आ जाता है। तो धन दौलत एक व्यापक शब्द हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समाहार द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कर्मधारय समास। ठीक है, तो कर्मधार में 4 स्थितियां होती हैं, विशेषण विशेष्य की। ठीक है, विशेषण विशेष्य की जिसे उपमान और उपमेय कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है विशेष विशेषण की। ठीक है, जिसे उपमान उपमेय कहा जाता है। इसके अलावा 2 स्थितियां और हैं, विशेष विशेष्य की और विशेष्य विशेष्य जिसमें उपमान और उपमेय की है। तो उदाहरण से इसको समझते हैं आखिर कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेष्य विशेषण और विशेष्य की। ठीक है, तो सबसे पहले हम शब्द लेते हैं, उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं, महात्मा। ठीक है, महात्मा का जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान प्लस आत्मा। ठीक है, महान आत्मा। तो यहाँ पर आत्मा की तुलना की जा रही है। आत्मा कैसी है? यहाँ पर महान आत्मा है। ठीक है, आत्मा की तुलना महान, आत्मा की जो विशेषता है वो महान है। ठीक है, तो आत्मा यहाँ पर उपमेय है क्योंकि तुलना इसकी हो रही है। ठीक है, और उपमान क्या है? महान हो जाएगा। ठीक है, महान एक विशेषण शब्द है और आत्मा क्या है? एक विशेष्य शब्द है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो स्थिति कैसी होगी? विशेषण विशेष्य की, या अन्य शब्दों में कहें उपमान और उपमेय की। उपमान उपमेय आप अलंकार वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लें। दूसरी स्थिति आती है विशेष्य विशेषण की, जिसे उपमेय उपमान कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब विशेष्य होगा यानी कि संज्ञा होगा तो वो उपमेय होगा, जिसकी तुलना होती है उसे उपमेय कहा जाता है, और दूसरा है उपमान। ठीक है, तो विशेषण जो होता है वो उपमान होगा।
उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मोटा ताज़ा, ठीक है, आसान सा उदाहरण लेते हैं, मोटा ताज़ा, ठीक है। तो ताज़ा यानी कि फ्रेश है, ठीक है, मोटा फैट है, ठीक है। विशेष्य विशेषण, ठीक है। और आसान उदाहरण लीजिए, जैसे देशांतर है, ठीक है। इसी तरह से और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हरा भरा है, ठीक है। ये विशेष विशेषण के उदाहरण हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला है विशेष्य विशेष्य, जिसमें उपमेय उपमान होगा, ठीक है। दोनों विशेष्य विशेष्य होंगे, उपमेय और उपमान। तो जैसे उदाहरण के लिए चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, तो चरण यानी कि पैर होता है, वो भी संज्ञा है, कमल भी अपने आप में संज्ञा है, यानी कि दोनों विशेष्य हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चरणों की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो चरण जिसकी तुलना की जा रही है क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा, ठीक है। किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है, तो कमल उपमान हो जाएगा। तो स्थिति कैसी हो गई? उपमेय और उपमान की, ठीक है। इसी तरह से जब ऐसी स्थिति देखेंगे तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कर्मधारय समास है, ठीक है। चौथी स्थिति देख लीजिए, विशेष्य विशेष्य की, जिसमें उपमान पहले होगा, उपमेय बाद में होगा। उदाहरण के लिए चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख, ठीक है। चंद्रमुख, यहाँ पर जो मुख है वो कैसा है? चंद्रमा के सदृश है, ठीक है। तो मुख की तुलना हो रही है, तो मुख जो है उपमेय हो गया, जो कि बाद में है, और चंद्रमा से हो रही है तो चंद्रमा उपमान है, पहले आ गया, ठीक है। समझ गए? वैसे चंद्रमा जो है क्या है? संज्ञा है, और मुख भी संज्ञा है, दोनों, ठीक है, दोनों संज्ञा हैं। तो इस तरह से विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। विशेष्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसे विशेष्य कहा जाता है, ठीक है। और विशेष्य जो है संज्ञा या सर्वनाम वो, और विशेषण क्या होता है? वो संज्ञा या सर्वनाम की यानी कि विशेष्य की विशेषता बताता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है। दोनों पदों में से कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। विग्रह जब करेंगे तो शब्द जो मिलेंगे आपको वो होगा वाला, वाली, या, जो, या जिसका, ठीक है। इसी से आप पहचान लेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबम उदरम यस्य सह, अर्थात लंबा है उदर जिसका, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, तो शब्द क्या आ गया विग्रह करने पर? जिसका। पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य सह, पीला है अंबर जिसका, अंबर यानी कि वस्त्र, ठीक है, जिसका आ गया, ठीक है। इसी तरह चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, चक्रम पाणि यस्य सह, संस्कृत में यदि विग्रह करें तो। इसी तरह से अगला है चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, ठीक है। तो जिसका, जिसके, वाला, वाली, इस तरह से उदाहरण आएंगे तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे समास से संबंधित पद। उम्मीद करता हूँ आपको समास समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, कुछ भी ऐसा इसमें टिपिकल नहीं है, कठिन नहीं है, क्लिष्ट नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट आप अवश्य करिएगा। आपके डाउट या क्वेरीज जो भी होंगी उसे अवश्य उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।